चांद पर जादुई बैंगन के पौधे। मयंक अपनी पत्नी माया और एक बेटी राधा के साथ रहता था। मयंक एक गरीब और मेहनती किसान था। हे भगवान, बस इस बार मेरी फसल अच्छी करवा देना। इस फसल के सहारे ही मुझे मेरे घर के बहुत सारे कामों को अंजाम देना है। मयंक पौधों में खाद डालते हुए ये बातें बोल रहा था। तेज चिनचिनाती हुई गर्मी में मयंक अकेले ही अपने खेत पर जी तोड़ मेहनत कर रहा था कि तभी पापा। अरे राधा बेटा, तुझसे मना किया था ना कि गर्मी बहुत है, घर से बाहर मत निकलना। मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ चली आई। मेरे पास कुछ है, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। राधा अपने बाप को एक पेड़ की छाया में ले आई और अपने बस्ते की जेब से रुमाल निकालकर अपने बाप के माथे का पसीना साफ करने लगी। बस बस मेरी राजकुमारी, मैं इसे खुद पोंछ लूंगा। तू बता क्या दिखाना है। राधा ने अपने बस्ते से एक किताब निकाली। वो किताब मिट्टी के रंग की थी और वो देखने में बहुत पुरानी भी लग रही थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस किताब में बीचों बीच बड़ा ही सुंदर पत्थर लगा हुआ था, जैसे मानो वो इस दुनिया का ही ना हो। ये तो मुझे क्या दिखा रही है? पापा देखो कितनी अजीब सी किताब है ना ये। है तो तुझे ये कहाँ से मिली? मुझे ये मेरे स्कूल की लाइब्रेरी से मिली। मुझे लगता है कि इसके अंदर परियों की कहानियाँ लिखी हुई होंगी। मैं उन्हें मम्मी से सुनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसे ले आई। अच्छा। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे से बहुत बातें की और शाम को मयंक राधा के साथ घर आ गया। राधा, मैंने बोला था ना कि स्कूल से सीधा घर आया करो। मम्मी ये सब छोड़ो, देखो मैं क्या लाई। अब आपको मुझे इसके अंदर से कहानी पढ़कर सुनानी पड़ेगी। माया थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, इसलिए राधा उससे कहानी पढ़कर सुनाने की जिद करने लगी। वैसे तो वो लोग गरीब थे, लेकिन माया ने पढ़ाई की अहमियत समझते हुए अपनी बेटी का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवाया हुआ था। राधा नई किताब में से कहानी सुनने के लिए बेताब हो रही थी। अच्छा ठीक है, पहले सभी रात का खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें ये कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। राधा ने माया की बात मान ली। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर माया राधा को कहानी सुनाने बैठ गई। मयंक भी वहीं पर था। बड़ी ही सुंदर किताब है, चलो तो मैं शुरू करती हूँ। माया ने किताब खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन ये क्या, उसके अंदर कोई कहानी नहीं बल्कि एक मंत्र लिखा हुआ था। माया ने वो मंत्र पूरा पढ़ दिया। मंत्र पूरा होते ही किताब पर लगा हुआ पत्थर चमकने लगा और किताब हवा में उड़ने लगी। साला ये क्या बला है? क्या ये आत्माओं को जगाने की किताब है? अरे राधा, ये क्या उठा लाई है तू? गुलाबी रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। वो सभी बहुत ज्यादा डर रहे थे कि तभी वहीं रोशनी के बीच एक सफेद रंग का दरवाजा खुला और किताब से एक आवाज आई, डरो मत, तुमने नई दुनिया का दरवाजा खोला है, चांद की दुनिया का। आओ मेरे अंदर आओ और इसका मजा लो। ये तो बोल रही है, डरो मत, आ जाओ, यहाँ बहुत कुछ है। बहुत कुछ का नाम सुनकर राधा उस दरवाजे से अंदर भाग गई। राधा! राधा बेटा! दोनों माँ बाप भी राधा के पीछे ही भाग गए। उनके अंदर घुसते ही वो दरवाजा बंद हो गया और मयंक और राधा अपने आसपास की दुनिया देखकर हैरान रह गए। वो थी चांद की दुनिया। ऊपर देखने पर सिर्फ तारों की चादर नजर आ रही थी। जमीन पर खूबसूरत और रंग बिरंगे पत्थर हीरो की तरह बिखरे हुए थे। बड़े बड़े चमकीली पहाड़ और चांद की दुनिया के खरगोश जैसे दिखने वाले लोग। हम कहाँ हैं? शायद चांद पर। ये सब कुछ कितना खूबसूरत है। वो दोनों उस नजारे में खो गए कि तभी उन्हें राधा ने आवाज लगाई, माँ! राधा, ऐसे नहीं भागते। माँ, ये देखो। राधा ने उन्हें बुलाया। मयंक और माया उसकी आवाज सुनकर चले गए और वहां का नजारा देखकर उन दोनों की ही आंखें फट गईं। ये वाह, कमाल है, अद्भुत। वहां एक बहुत बड़ा बैंगनों का खेत था जिसमें बैंगन लदे पड़े थे और साथ ही हर बैंगन अलग अलग रंग की रोशनी सा चमक रहा था।
जैसे लाइटें जल रही हो। ये तो बड़ा ही खूबसूरत खेत है। वो सभी उस खेत में चले गए। एक खरगोश उसकी रखवाली कर रहा था। मयंक ने एक बैंगन तोड़ लिया। उसके बैंगन तोड़ते ही वो एकदम साधारण बैंगन के रंग का ही हो गया। अरे ये क्या? स्वागत है, बड़े दिनों बाद कोई मेहमान धरती से यहाँ आया है। क्या ये आपका खेत है? हाँ जी, मेरा तुम्हारा एक ही है। ये बैंगन तोड़ने पर साधारण क्यों हो गया? ये जब तक चांद की जमीन से जुड़ा हुआ था तब तक जादुई था। अब जब ये टूट गया तो ये बस एक साधारण बैंगन है, लेकिन ये इतना भी साधारण नहीं। तुम इसकी सब्जी बना सकते हो या चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो। खाओ जनाब। हाँ ठीक है। मयंक ने कच्चा बैंगन ही खाया, लेकिन वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। इसका तो स्वाद ही कुछ अलग है। सच पापा, मुझे भी खाना है। हाँ हाँ खाओ, और भाभी जी आप भी ले लो। उस खरगोश ने उन्हें और भी बहुत सी जादुई चीजें दिखाई। चांद की दुनिया पर हरियाली बस चमकीली की तरह थी। कुछ देर वहां घूम फिर कर मयंक बोला, यहाँ आकर अच्छा लगा, लेकिन हम वापस कैसे जाएं? घबराइए नहीं, मेरे साथ इस मंत्र को दोहराइए, आपका रास्ता खुद खुल जाएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरी तरफ से। खरगोश ने उन्हें बहुत सारे बैंगन दिए। बड़े दिनों के बाद कोई यहाँ आया है, ये आप धरती पर ले जाओ और वहाँ इसका मजा लेना, और जब मन हो आप यहाँ आ सकते हो। जी। मयंक ने बैंगन लिए और वो तीनों वापस मंत्र पढ़कर धरती पर ही आ गए। अब तो जब भी कभी उनका मन करता तो वो सभी चांद पर चले जाते थे और वहां से अपने बेचने के लिए भी बैंगन लाया करते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन मयंक की सारी फसल सूखा पड़ने की वजह से खराब हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मयंक उस दिन बहुत रोया, क्योंकि उस एक फसल से मयंक ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी। अपने पति को रोते देख माया के दिमाग में एक विचार आया और वो सभी फिर से चांद पर गए। तुम यहाँ क्यों आई हो माया? क्यों ना हम यहाँ से जादुई बैंगन ले जाकर अपने खेत में लगाएं। ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अरे आप? सब कुछ संभव है। आप इस फसल की छोटी सी जड़ रात के समय अपने खेत में लगा देना और थोड़ी चांद की मिट्टी उसके ऊपर डाल देना, फिर देखना अपने खेत की रौनक। सच? आपका शुक्रिया खरगोश भाई। वैसे आप हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं अपने पापा के साथ धरती पर गया था। वहाँ पर हमारी एक इंसान ने बहुत मदद की। ये जादुई फसल भी उन्होंने ही हमें दी थी, इसलिए हम आज तक इंसानों की मदद करते हैं। उस इंसान से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन इसलिए हम अपनी जादुई किताब जिसमें चांद पर आने का मंत्र लिखा हुआ है वो धरती पर दे आए थे, और उसी के जरिए आज लोग यहाँ आ पाते हैं। लेकिन मुझे डर है कि अगर वो किताब किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो बहुत मुश्किल भी हो सकती है। खैर छोड़ो। खरगोश की बातें सुनकर मयंक और माया सब कुछ समझ गए। खरगोश ने अपने खेत से छोटी सी जड़ उन दोनों को थोड़ी चांद की मिट्टी के साथ दे दी। शुक्रिया। हो सकता है कि हम फिर कभी न मिल पाए, इसलिए अलविदा। ऐसे बोलकर मयंक और माया वापस धरती पर ही आ गए और रात के समय जादुई बैंगन अपने खेत में लगा दिए। कुछ ही मिनटों में पूरा खेत जादुई बैंगनों से भर गया। वो बैंगन रात में तो अलग अलग रंगों में जलते थे, लेकिन सूरज की रोशनी में वो साधारण ही दिखाई देते थे। उन बैंगनों को बेच बेच कर अब मयंक के हालात भी सुधर रहे थे। कुछ दिनों बाद इन जादुई बैंगनों ने हमारी जिंदगी को कितना आसान कर दिया ना। आपने किताब का क्या किया? उसे मैंने सही जगह भेज दिया है। मयंक ने किताब को मिट्टी के अंदर अपने खेत में ही दबा दिया था। अब मयंक के पास धरती पर चांद जैसा जादुई बैंगनों का खेत था। उसके बैंगनों का स्वाद भी बिल्कुल अलग था, इसीलिए उसके बैंगन जल्दी ही बिक जाते थे, और तो और वो कभी कम भी नहीं होते थे। कौन जानता था कि ये जादुई चांद के बैंगन हैं, सिवाय मयंक और माया के। उस दिन के बाद से वो कभी चांद पर नहीं गए और खुशी खुशी रहने लगे। इस गर्मी ने तो मेरा गला ही सुखा दिया। मटके में भी एक बूंद पानी नहीं है।
क्या हो माँ जी, आप यहाँ चूल्हे के पास क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए था क्या आपको? बहू, गर्मी में मेरी प्यास के मारे जान ही निकल रही है। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। जाकर पानी ले आ। ठीक है माँ जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। कोमल मटका उठाती है और गांव की कुछ औरतों के साथ पानी भरने के लिए दूसरे गांव जाती है। अब तो पानी के लिए बस ये नदी ही बची है। मेरे तो पैर जवाब देते हैं रोज इतनी दूर यहाँ पानी भरने के आने की वजह से। क्या कर सकते हैं इसके अलावा? हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। बातें करते हुए कोमल और सविता अपने अपने घर पहुंच जाती हैं। कोमल अपनी सास ममता, पति प्रदीप और 6 साल के बेटे सूरज के साथ रहती थी। प्रदीप लकड़ी बेचने का काम करता था। वो अक्सर जंगलों में लकड़ी काट कर लाकर उन्हें गांव भर में बेचा करता था। गांव में पानी की कमी के चलते कोमल को हर रोज कई किलोमीटर चलकर पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। ऐसे ही उनके गरीबी में दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन जब कोमल मटके में पानी भरकर घर वापस लौट रही होती है कि तभी चक्कर आने की वजह से कोमल नीचे गिर जाती है और उसका भरा हुआ पानी का मटका गिर जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। कोमल बहू, तो ये लकड़ी का मटका कहाँ से लेकर आई है? लकड़ी का मटका कब से बनने लग गया? माँ जी, रास्ते में आते हुए मुझे वो मिट्टी का मटका गिरकर टूट गया था। मुझे वहीं पर ये लकड़ी का मटका दिखा तो मैंने बचा हुआ पानी इसमें ही डाल दिया, लेकिन पानी डालने के बाद ये मटका पानी से पूरा भर गया था। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि थोड़े से पानी से ये मटका भर कैसे सकता है। बहू, तू एक काम कर, थोड़े से चावल बचे हैं, तू वो चावल लेकर आ। कोमल बची हुई चावल लेकर आती है। वहीं ममता उस लकड़ी के मटके का पानी दूसरे बर्तन में निकालकर वो चावल उस लकड़ी के मटके में डाल देती है और देखते ही देखते वो पूरा मटका चावल से भर जाता है। मुझे तो लग ही रहा था कि ये जादुई मटका है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब देख बहू, कैसे हमारी सारी परेशानियां दूर होती हैं। जादुई लकड़ी का मटका पाकर ममता और कोमल दोनों ही बहुत खुश होती हैं। कोमल बहू, जा जल्दी से अपनी साड़ी, चूड़ियां और बाकी सब के भी कपड़े ले आ। कोमल सारी चीज ले आती है। जैसे ही ममता उस मटके में वो सारी चीज डालती है तो एक साड़ी के बजाय उस मटके से कई और साड़ियां, चूड़ियां, बच्चों के कपड़े निकलते हैं। बहू, इसमें तो हर एक चीज दुगनी हो जाती है। अब तो हम लखपति बन जाएंगे। तो इस लकड़ी के मटके को घर के अंदर कहीं छुपा दे। हे भगवान, ये क्या हुआ? मटके के 2 टुकड़े हो गए। घर में सब लोग पानी का इंतजार कर रहे होंगे। खाने का समय भी हो गया है। अब मैं क्या करूं? ये बोलते ही कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी वो देखती है कि उसके टूटे हुए आधे मटके के अंदर अभी भी थोड़ा पानी बचा है। इसमें थोड़ा पानी बच गया है, सही सही, लेकिन मेरा परिवार 2 घूंट तो पानी पी ही लेगा। लेकिन इस पानी को मैं लेकर कैसे जाऊं? मटका तो टूट गया है। कोमल इतना बोल ही रही होती है कि कोमल की नजर सामने वाले एक पेड़ पर पड़ती है और वो देखती है कि उस पेड़ के पास एक लकड़ी का मटका रखा हुआ था। अरे ये क्या? ये मटका तो लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन लकड़ी के मटके कब से बनने लग गए हैं? खैर छोड़ो, मैं जल्दी से इस पानी को लेकर जाकर इस लकड़ी के मटके में डाल देती हूँ। इतना बोलकर जल्दी से कोमल बचा हुआ पानी लकड़ी के मटके में डाल देती है कि तभी कोमल देखती है कि वो थोड़ा सा पानी उस लकड़ी के मटके में जाते ही ज्यादा हो गया है। अरे, ये पानी तो इतना कम था, लेकिन इतना सारा कैसे हो गया? भगवान, लगता है मेरी आंखों का धोखा है। कोमल जल्दी से उस लकड़ी के मटके को उठाती है और उसे अपने घर ले आती है, जिसके बाद कोमल और उसके परिवार वाले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब कोमल की सास उस लकड़ी के मटके से पानी लेने जाती है तो किसी को इस लकड़ी के मटके के बारे में जो कि जादुई है पता नहीं चलना चाहिए। कोमल उस जादुई लकड़ी के मटके को अपने घर में छुपा देती है और जब भी ममता को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो उस चीज को उस मटके में डालकर उसे 2 गुनी कर लेती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, ममता बहन, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मुझे तुम 2000 का एक नोट दे सकती हो क्या? मैं तुम्हें अभी थोड़ी ही देर में लौटा दूंगी। लेकिन तुम्हें 2000 का नोट क्यों चाहिए? और अगर थोड़ी देर में वापस कर दोगी तो लेने की क्या जरूरत है? मुझे दे दो, मैं तुम्हें अभी वापस कर दूंगी। ममता के कहने पर कलावती उसे 2000 रुपए का एक नोट दे देती है और ममता उस 2000 रुपए के नोट को लेकर जादुई मटकी के अंदर डाल देती है और देखते ही देखते वो जादुई लकड़ी का मटका 2000 रुपए के नोटों की गड्डियों से भर जाता है। माँ जी, ये गलत है। आप लालच में आकर क्या कर रही हैं?
हम इस जादुई लकड़ी के मटके से अपनी जरूरत पूरा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका गलत फायदा उठाएं। अगर आप ऐसे करती रही तो गांव वालों को हम पर शक हो जाएगा। कोई शक नहीं होगा, मैं तो बस अपने घर की परेशानियों को दूर कर रही हूँ ताकि हम सब लोग एक अच्छा जीवन जी सके। ये देख, इन पैसों से हम लोग क्या क्या खरीद सकते, नया घर, बच्चों के लिए नए कपड़े, तेरे लिए नए गहने और हर एक चीज। बस तू इस लकड़ी के मटके को संभाल कर रख। अपनी सास के बढ़ते लालच को देख अब कोमल परेशान होने लगी थी। ममता उन पैसों से अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेती है और उस बड़े से घर में उनकी जरूरत का सारा सामान होता है। सभी गांव वाले ममता की ये तरक्की देखकर काफी हैरान होते हैं और पूरे गांव में सिर्फ ममता की ही चर्चे होते हैं। लगता है इस ममता के हाथ में कोई खजाना लग गया है। देखो तो जरा, कुछ ही महीनों में झोपड़ी में रहने वाले लोग कैसे महल जैसे घर में रह रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता जरूर लगाना होगा। सेठ गिरधारी लाल शाम के होने का इंतजार करता है। शाम होने के बाद वो अंधेरे में गिरधारी लाल ममता के घर के पीछे जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है कि ममता जैसे ही उस जादुई लकड़ी के मटके में सोने का सिक्का डालती है तो वो जादुई लकड़ी का मटका सोने के सिक्कों से भर जाता है। अच्छा, तो ये राज है इन गरीबों के इतने अमीर होने का। अगर ये जादुई लकड़ी का मटका मेरे हाथ लग गया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। रात होते ही मैं इस मटके को चुरा लूंगा। गिरधारी लाल ममता के घर के पीछे ही छुपकर रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होने के बाद सब लोग सो जाते हैं तो गिरधारी लाल खिड़की के सहारे उनके घर में घुस जाता है और उस लकड़ी के मटके को चुरा कर वहां से जाने लगता है कि तभी अचानक गिरधारी लाल का पैर फिसलता है और वो मटके के साथ नीचे गिर जाता है, जिसके कारण गिरधारी लाल का हाथ उस मटके के अंदर ही फंस जाता है और देखते ही देखते गिरधारी लाल के 5 हाथ निकल आते हैं, जिसे देखकर गिरधारी लाल चिल्लाने लगता है। गिरधारी लाल की आवाज सुनकर ममता और कोमल भी वहां आ जाते हैं। सेठ गिरधारी लाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैं जादुई लकड़ी के मटके को चुराने के लिए आया था, लेकिन इसमें मेरा हाथ फंस गया और मेरे 5 हाथ निकल आए हैं। गिरधारी लाल को तड़पता देख कोमल जल्दी से जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर उस जादुई लकड़ी के मटके को तोड़ देती है, जिससे गिरधारी लाल का हाथ पहले की तरह हो जाता है और साथ ही साथ उस जादुई लकड़ी के मटके का जादू भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस जादुई मटके की कहानी यही खत्म हुई, वरना इसके लालच में आकर माँ जी आप न जाने और क्या क्या करती। भगवान ने हमारी मदद करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद काम करना ही छोड़ दें। हमारे पास अब सब कुछ है और अब हम अपनी मेहनत से हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। ममता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना डाला छोड़कर काम करती है, जिसकी मदद से अब सारा परिवार खुशी खुशी रहता है।